लम्स जुनून। राइटर है जोया अली शाह। एपिसोड नंबर 12, आई थिंक 12 भी है, उसके साथ हाजिर। उम्मीद करती हूँ कि नावल आपको पसंद आएगा और सबसे पहले माजरत करती हूँ कि 2 दिन अपलोड नहीं कर पाई, तो मैं बिजी थी, अम्मी की तरफ थी, और फिर आज अपने घर आई हूँ 12 घंटे का सफ़र करके। तो फिर जो है आज मैं वॉइस ओवर करूँगी, तो कल इंशाल्लाह मैं एपिसोड अपलोड करूँगी। आज रुमान शाह का सितारा अरूज की बुलंदियों को छू रहा था। ऑफिस में बैठा हुआ खुशी से आंखें बंद किए अपनी खुशी से लुत्फ अंदोज हो रहा था। कल रुमान शाह ने लाहौर में एक बहुत अहम डील फाइनल करने जाना था। लाहौर में एक बहुत ही बड़ी हवेली की नीलामी होने वाली थी। कल रुमान शाह ने टाइम से लाहौर के लिए निकलना था, तो इसलिए आज वो मिरहा और मीरब की शॉपिंग डन करवा कर ही जाना था, ताकि इसकी अम्मी जान पीछे से परेशान न हो। और वैसे भी रुमान शाह की अम्मी जान का हुक्म था तो दुनिया तो इधर की उधर हो सकती थी, मगर वो टाल नहीं सकता था। कुछ खास और अहम काम निपटाने के लिए रुमान शाह ने अपनी सेक्रेटरी दिलावर को अंदर बुलाया। जी सर, दिलावर कल हमें लाहौर के लिए निकलना है। लाहौर की 2 टिकट्स फाइनल करो। लेकिन सर, आपसे काफ़ी दिनों से मिलने के लिए अवैस शाह आ रहा है। आज भी वो आपसे मिलने के लिए काफ़ी देर से वेट कर रहा है। बोल दो जाकर कि मैं बिजी हूँ, अभी नहीं मिल सकता। जी सर, और कल की पूरी तैयारी रखना, मैं घर जा रहा हूँ। जी सर, आज कोई खास मीटिंग तो नहीं है? नो सर। फिर तो गुड हो गया। अब तुम जाओ और अवैस शाह को निकालो यहाँ से। जी सर। दिलावर दरवाजा बंद करके ऑफिस रूम से बाहर चला गया। रोमान शाह ने मुस्कुराते हुए लबों से टेबल पर रखा हुआ अपने सर उठाकर मीरब का नंबर मिलाया। क्या कर रही हो मीरब? के फोन उठाते ही मीरब के कानों में रोमान शाह की रोबदार आवाज गूंजी। नॉवल रीड कर रही हूँ। वंडरफुल, मेरे हाथ तो बच्ची है, तुम भी साथ में शुरू हो गई। ये नॉवल पढ़ना भी कोई काम है? शाह, मैं भी तो बच्ची हूँ, बड़ी मासूमियत से मनमनाई। हाँ, बड़े ही शरारती अंदाज से कहा। क्या? मेरा गुरमान शाह का शरारती लहजा समझ में आ गया। ये तुम डिसाइड नहीं कर सकती कि तुम बच्ची हो या नहीं। मम्मा, मतलब ये है कि किसी रात में तुम्हें इसका मतलब अच्छे से समझाऊंगा। शाह, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। रुमान शाह को मीरब का शर्माया हुआ चेहरा और झुकी हुई नजरें नजर आ रही थी। चलो छोड़ो, मुझे ये बताओ कि नॉवल में ऐसा क्या होता है कि तुम लोग उसे इतना खुश होकर रीड करती हो। मुझे भी तो पता चले। शायद में जिंदगी की हकीकत होती है, अपनी मर्जी की इमेजिनेशन की दुनिया होती है। क्या इसमें यही होता है? कोई किरदार नहीं? रोमान शाह मीरब की मासूम सी बातें सुनना चाहता था, इसलिए बात को खींचा। नहीं शाह, इसमें रूड हीरो और इनोसेंट लड़की होती है। इनोसेंट तुम्हारी जैसी, और हीरो आपके जैसा। मीरा ब्लश करती हुई खिलखिला कर बोली। पर तो इंटरेस्टिंग होगा। और क्या होता है इसमें? बहुत क्यूट और रोमांटिक मोमेंट होते हैं, और कपल्स का आपस में बहुत सारा रोमांस। क्या? क्या? बताओ बताओ, क्या? मैं सुनना चाहता हूँ। शाह अल्लाह हाफिज। मीरब ने ठक से फोन बंद किया बिना शाह की बात सुने। शाह ने फिर से मीरब का नंबर डायल किया, मगर मीरब ने रुमान शाह की सोच के मुताबिक फोन रिसीव नहीं किया। रुमान शाह ने हंसते हुए मैसेज टाइप किया। अगर शर्मा लिया हो तो रेडी हो जाओ और मीरा से भी जाकर बोलो मैं पिक करने आ रहा हूँ शॉपिंग के लिए। ओके। मीरब को फौरन रिप्लाई आया। और जो बात हमारी इनकम्प्लीट रह गई है उसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। साथ में आंख विंक करती हुई इमोजी भेजी। आपकी बार रुमान शाह की सोच के मुताबिक इसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया। मेरा हफ्सरदा सी होकर अपनी अम्मी जान की गोद में सर रखे हुए लेटी थी। मेरा बेटा उठो, अपने कपड़े सिलेक्ट करो ताकि मैं तुम्हारे साथ जाने वाला बैग रेडी करवा सकूं। मुझे कहीं नहीं जाना। मेरा गोद में लेटे हुए अपनी अम्मी जान की कमर में हाथ डालकर इनके साथ चिपकी हुई बोली। मेरा बेटा, ऐसे कैसे चलेगा? आपकी परसों रुखसती है। अम्मी जान, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरे बेटा, मेरा भी तो अपनी अम्मी और अब्बू को, भाई को छोड़कर आई है, और हमारे साथ कितनी खुशी खुशी रह रही है। अम्मी जान, मैं अभी छोटी हूँ। मेरा ने मासूमियत से अपनी अम्मी जान के गले में बाहें डालते हुए कहा। बेटा, मीरब तो आपसे भी 2 साल छोटी है, और वो भी तो रुखसत होकर हमारे घर आई है। तुम्हारे भाई का मिजाज देखो, कितना सख्त और गुस्से वाला है। फिर भी वो बच्ची कभी उफ नहीं करती। मगर तुम तो इस मामले में खुशकिस्मत हो। शामिर कितना प्यार करता है तुमसे, और इसका लहजा भी तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई की निस्बत बहुत सॉफ्ट है। इनके प्यार से ही तो डर लगता है। मेरा दिमाग में सोचे, मेरा तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ कर आई हूँ। शाह, हम दोनों को शॉपिंग के लिए लेने आ रहे हैं, तुम रेडी हो जाओ। मेरा मिरहा को ढूंढती हुई अपनी सास के रूम में आई। हाँ हाँ बेटा, उठो, जल्दी से जाओ। शाबाश रुमान, तुम्हें पता है थोड़ा जल्दबाज है, वो इतनी देर इंतजार नहीं करेगा। अम्मी, मुझे नहीं जाना, मेरे सर में दर्द है। बेटा तुम उठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवा देती हूँ, और तुम पेन किलर खा के चली जाना। बिरहा की माँ बेड से नीचे उतर कर चप्पलें पहन कर बोली। मेरा बेटा, आप भी चाय पियोगी? आपके लिए भी बनवा दूँ? जी अम्मी जान। तुम दोनों जाने के लिए तैयार हो जाओ, मैं चाय बनवाती हूँ, बोलती हुई किचन की जानिब चली गई। भाभी, मुझे नहीं जाना, सच में मेरे सर में दर्द है। आप चली जाएं, आप ही मेरी शॉपिंग कर लेना।
میرا ایسے کیسے میں اپنی پسند سے تمہاری شادی کی شاپنگ کر لوں؟ یار تم چلو ساتھ میں اپنی پسند سے اپنی شاپنگ کرنا۔ بھابھی آپ کی چوائس بھی تو بہت اچھی ہے۔ بھابھی آپ کی چوائس بھی تو اتنی اچھی ہے، آپ اپنی پسند سے جانا، میرا میں تمہارے بھائی کے ساتھ اکیلی نہیں جاؤں گی۔ کیوں؟ جیسے کہ تمہیں تو پتہ نہیں نا کہ تمہارا بھائی کیسا ہے۔ میرا مرحا کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی، میرے بھائی بہت اچھے ہیں۔ میرا نے اپنے بھائی کی طرف داری کی۔ بھائی کی چمچی، میرے بھائی بھی بہت اچھے ہیں۔ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ کیوں ایسا کیا کیا ہے بھائی نے؟ میرا اپنے شرارتی انداز سے پوچھا۔ وہ میری اتنی جلدی رخصتی کروا رہے ہیں۔ ہاں تو تمہارے بھائی تو میری رخصتی تم سے بھی پہلے کروا لی تھی، اس میں ایسا کیا ہے؟ بھابھی آپ نے اپنے بھائی کو دیکھا ہے کتنے بڑے ہیں؟ میڈم آپ نے اپنے بھائی کو غور سے نہیں دیکھا، آپ کے بھائی بھی اتنے بڑے ہیں۔ میرم نے مرحا سے بھی بڑی باہیں پھیلا کر کہا۔ مرحا بیٹی کتنی دیر ہے آپ لوگوں کی؟ رومان شاہ کی آواز سے دونوں چونک۔ بھائی بس 5 منٹ میں ریڈی ہو کے آتی ہوں۔ ٹھیک ہے جلدی آؤ، امی جان تم لوگوں کو چائے کے لیے بلا رہی اور تم میرے ساتھ ہو، مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ آنکھ کا اشارہ کرتے ہوئے میرب سے پہلے روم سے نکل گیا۔ میرب گھبراتے رومان شاہ کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے روم کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اب بتاؤ کتنا بڑا ہوں میں، کیا بول رہی تھی تم؟ روم کے اندر آتے ہی شاہ نے اپنے پیچھے آتے ہوئے میرب کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کیا اور روم کے دروازے پر اپنا ہاتھ رکھ دروازہ بند کرتے ہوئے میرب کی پشت کو دروازے کے ساتھ لگا دیا۔ اپنی ماں کے کمرے میں آتے ہوئے میرب کے روم میں رومان شاہ سن چکا تھا۔ بولو کتنا بڑا ہوں؟ بتاؤ مجھے، شاہ اس کے اوپر جھکتے ہوئے بول رہا تھا۔ شاہ مجھے کیا پتا، میں نے کبھی گنا ہی نہیں کہ آپ مجھ سے کتنے سال بڑے ہیں۔ ایسے نہیں جس طرح مرحا کو بتا رہی تھی ویسے بتاؤ، وہ شرارتی انداز سے بولا۔ آپ مجھ سے بہت بڑے ہیں۔ ہاتھوں سے بتاؤ کتنا؟ میرا اپنی نظریں جھکائے ہوئے تھوڑے سے ہاتھ پھیلا کر کہا، اتنا نہ کم ہے، مرحا کو تم نے زیادہ بتایا تھا، اتنا بتاؤ۔ اب میرا مزید اپنی باہیں پھیلا کر بولی، اتنے؟ اب غصے والی نظروں سے شاہ نے میرب کی جانب دیکھا اور میرب نے فوراً سے پہلے پوری باہیں پھیلا کر کہا، اتنے بڑے ہیں آپ مجھ سے؟ جب تم نے مجھ سے عشق کیا تھا تب کیوں نہیں سوچا کہ تمہارا شاہ تم سے اتنا بڑا ہے؟ اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے خماردار لہجے شاہ اس کی کمر پر ہاتھ باندھ کر اسے اپنے قریب کر کے اس کی دھڑکنوں کی تیز ہونے کی وجہ بن رہا تھا۔ شاہ پلیز، تب آپ کو تو اتنا قریب سے آ کر نہیں دیکھا، اس لیے وہ اٹک اٹک کر بولی۔ تو اب دیکھ لو، اب تو میں نے منع بھی نہیں کروں گا، وہ خماری والے لہجے سے بولتا ہوا اس کے بالوں میں منہ چھپانے لگا۔ شاہ پلیز چھوڑے، مجھے شاپنگ کے لیے جانا ہے۔ میرا رومان شاہ کی سانسوں کی گرمی سے گھبرا گئی۔ شاپنگ پر بھی تمہیں میرے ساتھ ہی جانا ہے؟ پہلے مجھے یہ پتا لگانے دو کہ میں تم سے کتنا بڑا ہوں۔ رومان شاہ کے ہاتھوں کی سختی اور لبوں کے لمس پڑنے لگے تھے۔ وہ میرب کو اپنے ساتھ لباس کی طرح اپنے ساتھ چپکائے ہوئے تھا۔ اس کی سانسوں کو تنگ کیے کھڑا تھا۔ رومان شاہ کو میرب کی غربت میں سرور کر رہی تھی۔ میرب اس کی باہوں میں جکڑی ہوئی اس کی سانسوں کی تپش کو سہتی ہوئی باہوں میں مچل رہی تھی۔ اس کی تیز سانسوں کو دیکھ شاہ نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ سچ میں تم میرے سامنے بہت چھوٹی ہو، میری اتنی سی غربت سے تمہارے دل کی دھڑکنیں اس قدر بے ترتیب ہوئی ہیں، تو جب میں اپنے حق وصول کرنے کے لیے تمہاری سانسوں سے زیادہ نزدیک آؤں گا تو تب تمہارا کیا ہوگا؟ وہ مسکراتے ہوئے خماری سے بولا۔ اب کچھ بولو کہ نہیں؟ میرب کو نظر جھکا ہے شرم سے لال گلابی ہوتے دیکھ کر کہا، نہیں نہ میں سر کو ہلا، کیوں؟ مجھے جانے دے، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی ہو؟ اس کا جواب دو۔ دروازے پر دونوں ہاتھ رکھے اس کی ساری راہ فرار بند کر کے کھڑا۔ مجھے آپ سے شرم آ رہی ہے۔ یہ جواب اچھا ہے، مجھے پسند آیا۔ اب چلو باقی شرمانے کا موقع تمہیں رات کو دوں گا۔ اپنی آنکھ کو ٹیز کرتے ہوئے بول کر پیچھے ہٹا۔ چلے کہاں؟ میرا رومان شاہ، شاپنگ کرنے چلے؟ تم تو میری اتنی سی غربت سے اتنی بدحواس ہو گئی ہو، تو مجھے تو ڈر ہے کہ میری پناہوں سے جب پوری طرح سے آؤ گی تو تمہاری یادداشت کا کچھ حصہ غائب نہ ہو جائے۔ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے اپنے ساتھ روم سے باہر لے آیا۔ ہاں جی سب اوکے اوکے، چلو رومان شاہ نے میرا اور مرحا کی شاپنگ مکمل ہو کے دیکھ کر پوچھا۔ جی بس کل آ کر مرحا کا لہنگا پک کرنا ہوگا، اس میں ابھی کچھ فنیشنگ باقی ہے، اور مرحا کی جیولری لینی ہے، میرا نے بہت سمجھدار انداز سے جواب دیا۔ مگر کل تو مجھے اپنی ایک ضروری میٹنگ کے لیے لاہور جانا ہے، تو پھر ہم لہنگا کیسے پک کریں گے؟ لہنگا ڈرائیور لے جائے گا، تم لوگ فی الحال آؤ میرے ساتھ اور جیولری سلیکٹ کرو، رومان شاہ نے میرب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رومان شاہ نے مرحا کو بہترین شاپنگ کروائی تھی، کہیں پر بھی پیسوں کی کمی نہیں ہونے دی تھی، ہر چیز بہتر سے بہترین لی گئی تھی۔ اب گولڈ کی جیولری دیکھی جا رہی تھی مرحا کے لیے۔ رومان شاہ نے مرحا کے لیے بہت باریک 6 گولڈ کے سیٹ سلیکٹ کیے تھے اور ساتھ میں گولڈ کے کنگن اور کچھ الگ سے پہننے کے لیے رنگس بھی سلیکٹ کی تھی۔ تم نے اپنے لیے کچھ نہیں لیا؟ رومان شاہ جیولری کی دکان پر بیٹھا ہوا اپنی کرسی سے پیچھے ہو کر میرب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، نہیں میرے پاس سب کچھ ہے، وہ سب کچھ پرانا ہے، اپنے لیے نیا لو۔
मैम को बेस्ट ज्वेलरी दिखाई। जी सर। ज्वेलरी बॉय ने बहुत सारे बॉक्सेस मीरब के आगे रखे। देखो इनमें से कुछ पसंद करो। रुमान शाह ने अपने हाथ से मीरब के आगे एक बॉक्स करते हुए कहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या लूं। ये ले लो, ये मुझे काफी पसंद आ रहा है। रुमान शाह ने गले में पहने वाले खूबसूरत चेन लॉकेट पर हाथ रखा। मीरब ने हाँ में सर को हिलाकर डन किया। और कुछ चाहिए? रुमान शाह ने अपनी रोबदार आवाज से मीरब की जानिब देखते हुए पूछा। नहीं चले, कुछ नहीं चाहिए। रुमान शाह ने शॉपिंग के बाद अपने ड्राइवर को कॉल मिलाई, उसे ऊपर आने को कहा था। ड्राइवर सारे शॉपिंग बैग्स उठाकर गाड़ी में रखने के लिए ले गया। रुमान शाह ने मेरे और मीरब को खाने को कहा तो दोनों को काफी भूख लगी थी। दोनों ने हाँ में जवाब दिया। शाह दोनों को अपने साथ लेता हुआ मॉल के कैफेटेरिया में आ गया। ऑर्डर करो तुम लोग, मैं जरा कॉल पर बात करके आता हूँ। रुमान शाह ने इनको टेबल पर बिठाकर ऑर्डर बुक की तरफ इशारा करते हुए ऑर्डर करने के लिए कहा। वो इनसे थोड़ा दूर खड़ा होकर कॉल सुन रहा, मगर इनकी जानिब थी नजर, और इसके चेहरे की खुशी ये बता रही थी कि बात बहुत ही कोई खास है। तुम लोग जल्दी से खाना खाओ, मुझे लाहौर के लिए यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि आज के टिकट कंफर्म हो गए। रुमान शाह ने सामने पिज्ज़ा, चिप्स और अपनी पसंद की चीजें रखी हुई। मीरा और मिरहा के सर पर बम फोड़ा। मगर भाई आपको तो कल जाना था। बच्चे टिकट आज ही कंफर्म हुई तो मुझे आज ही जाना होगा, क्योंकि काम बहुत जरूरी है। और तुम अपना मुंह मत लटकाओ, मैं कल रात को वापस आ जाऊंगा। मिरहा का लटका हुआ चेहरा देखकर रुमान शाह ने अपनी बहन के सर पर हाथ रखकर शफकत से कहा। रुमान शाह ने एक नजर मीरब की जानिब पे देखा था। उसके जाने की खबर से चेहरा तो इसका भी उतर गया था, मगर इसके उतरे हुए चेहरे को देखकर रुमान शाह के दिल को कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा था कि कोई इसके जाने से इस कदर उदास हो रहा है। मीरब के चेहरे की उदासी रुमान शाह के दिल को सुकून दे रही थी। शाह, जल्दी आ जाइएगा। क्यों? रुमान शाह अपने कफ के बटन बंद करते हुए मिरर के सामने खड़ा बिल्कुल स्पॉट से लहजे से बोला। आपके बिना घर अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? शाह प्लीज खुद ही समझता है। मीरा अपनी नजरों को चुकाए हुए अपने हाथों पर नजर जमा कर खड़ी थी। उदासी और शर्म से लाल होती मीरब की नेचुरल खूबसूरती रुमान शाह के दिल को बहका रही थी। वो सामने ड्रेसिंग के मिरर से मीरब पर अपनी नजरें जमाए हुए बड़े लापरवाह से अंदाज से लाहौर जाने के लिए तैयार हो रहा था। मैं बोलूं कैसे? मैं बिन बोले कैसे समझूं? तुम मुंह से कुछ बोलोगी तो पता चलेगा ना कि तुम क्या चाहती हो। वैसे तो शाह को दुनिया की बातें समझ में आ जाती है, जो ना बोला जाए वो भी इनको समझ में आ जाता है, मगर अब मैं बोल रही हूँ कि आपके घर से जाने से घर अच्छा नहीं लगता, तो इसका मतलब तो कोई 5 साल का बच्चा भी समझ जाएगा। मगर शाह की मोटी बुद्धि में इतनी सी बात नहीं आ रही। वैसे तो बहुत बड़े बिजनेसमैन और समझदार बनते हैं, हालांकि मतलब साफ था कि मैं इनको बहुत मिस करूंगी। मेरा गुस्से से अपनी नजर दीवार पर जमाए अपने दिमाग में सोच कर अपने चेहरे के जाविये ऊपर नीचे कर रही थी। मिरर में इसकी हरकतें देखकर रुमान शाह मुस्कुरा रहा था। मेरा अब सब डन हो गया है, कुछ रह तो नहीं गया। कुछ रह तो नहीं गया। रोमान शाह अपना बैग चेक करके बैग को हैंडल से पकड़कर अपने रूम से बाहर निकल आया। शाह कितने रूड हैं आप, कम से कम जाते हुए बंदा सलाम दुआ ही ले लेता है। मीरब शाह के पीछे पीछे चलते हुए अपने मुंह के जाविये बदलते हुए सोचती आ रही थी। आह, कहाँ गुम हो? रोमान शाह जानबूझकर मीरब के आगे चलता हुआ एकदम से रुका। वो उसकी बेख्याली को देख रहा था। बेख्याली में मीरब आगे चलते हुए रोमान शाह को रोके हुए न देखने की वजह से सीधी जाकर इसकी पुश्त से टकराई थी, और अब अपना माथा पकड़कर खड़ी रोमान शाह की तरफ यकटक देख रही थी। खैरियत, ये तुम्हारी बदहवासी मुझे समझ में नहीं आ रही। शाह की तरफ अपना रुख करते हुए एक आईब्रो उठाकर रफ्तार आवाज में बोला। वैसे बड़ा आपको मेरे दिल की बात समझ आ रही क्या? कुछ नहीं, एक बार वापस आ लेने दो, उसके बाद तुम्हारी बड़बड़ाहट हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। वो सख्त लहजे में कहता हुआ अपनी माँ के रूम की जाने पड़ा, जहाँ पर इसकी माँ सोफे पर बैठी हुई तस्बीह पढ़ रही थी। ठीक है अम्मी जान, पर मैं चलता हूँ, आप जरा मुस्कुरा कर मेरी जानिब देखें। आपसे वादा किया है कि मैं कल टाइम से घर पर पहुंच जाऊंगा, तो फिर आपका मूड खराब क्यों है? रोमान साहब अपनी माँ के पास बैठते हुए इनके पाँव दबाने लगे। रोमान, तुम्हें पता है कि कल मेरा कमाई हो, फिर भी तुम जा रहे हो। मेरे दो ही बच्चे हैं, जिनकी शादी मैं बहुत धूमधाम से करना चाहती थी। तुमने अपनी मर्जी से बिल्कुल सादगी से रुखसती करवा ली। अब वलीमा भी करने के लिए तुम फिलहाल तैयार नहीं हो। अब मिरहा की शादी में बहुत अच्छी तरह से करना चाहती हूँ, और तुम यहाँ पर नहीं होगे तो ये सब नहीं हो सकेगा। रोमान शाह की माँ अपनी नाराजगी जताते हुए अपना चेहरा एक साइड पर करके बैठ गई। मेरी प्यारी अम्मी जान, आप जैसा चाहती हैं शादी वैसे ही होगी। मैं कहीं पर कोई भी कमी नहीं आने दूंगा। आप मेरी इतनी सी बात समझे कि अगर जाना बहुत ज़रूरी होगा तो मैं इसीलिए जा रहा हूँ, मगर कल रात में आपके पास हर सूरत पहुंच जाऊंगा। ये वादा है आपके बेटे का अपनी माँ से। अपनी माँ के चेहरे पर हाथ रखकर ऊपर करते हुए इनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश कर रहा था। अम्मी जान, अब आप मुझे मुस्कुरा कर रुखसत करें अपनी दुआओं के साथ। रुमान शाह सोफे से उठकर खड़ा हो गया।
रुमान शाह की माँ ने अपने बेटे की बात का यकीन करते हुए मोहब्बत से गले लगाकर माथा चूमते हुए बहुत सारी दुआओं से अपने बेटे को रुखसत किया। मेरा आपने अपना और अम्मी जान का ध्यान रखना है। मैं कल रात इंशाल्लाह आप लोगों के पास हर सूरत पहुंच जाऊंगा। अम्मी जान आप मुझे बाहर तक छोड़ने नहीं आएंगी? अपनी माँ को वापस सोफे पर बैठते हुए देखकर रुमान शाह ने पूछा। नहीं, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। मेरब तुम्हें बाहर तक छोड़ आएगी। रुमान शाह की माँ एक अक्लमंद खातून थी और चाहती थी कि मेरब रुमान शाह को बाहर तक छोड़ने जाए। रुमान शाह की माँ ने आंख के इशारे से मिरहा को मिलने के बाद उसे भी बाहर जाने से रोक दिया। रुमान शाह का बैग जकिया ड्राइवर तक पहुंचा आई थी। रुमान शाह का सामान गाड़ी में रखा जा चुका था। मीरा रुमान शाह के चलते हुए बाहर तक आए थे। रुमान शाह बिना बात की गाड़ी की तरफ जा रहा था। रुमान शाह के इस तरह चुप करके जाने से मेरा बहुत उदास हो गई। वो वहीं मेन गेट के पास ही रुके, जबकि रुमान शाह चलता हुआ मेन गेट की तरफ चला गया। शक्ल क्यों लड़की हुई है? रुमान शाह की आवाज में मीरा अपने चौंक कर ऊपर देखा। दोनों आईब्रो उठाकर आंखों का इशारा करते हुए मुस्कुराए। आप वापस कैसे आ गए? मेरा हैरानी से पूछा। पैरों से चलता हुआ आया हूँ। शाह का अंदाज काफी शरारती था। मेरा वो मतलब नहीं था तो क्या मतलब था? उसे ये शर्माता हुआ देखकर रुमान शाह ने एक ठंडी सी सांस फिजा में छोड़ी। मीरब के माथे पर अपने लबों का बोसा देते हुए बहुत गहरी नजरों से उसे देखा। ख्याल रखना अपना। मैं कल रात तक आ जाऊंगा। पहुंच कर फोन करूंगा। अपने फोन का भी ध्यान रखना। कहते हुए मुस्कुराकर वापस मेन गेट की तरफ चला गया। जबकि मीरब उसके जाने के बाद बंदरों की तरह उछल उछल कर अपने दिल को तस्कीन दे रही थी। वो बहुत खुश थी कि जाते हुए शाह उसे इतनी मोहब्बत से देख कर और मिलकर गया है। बेवकूफ लड़की। रुमान शाह अपनी गाड़ी के मिरर से उसे यूं चलता हुआ देखकर अपने नाभी लबों से मुस्कुरा रहा था। मीरब की बच्चों जैसी हरकतें देखकर रुमान शाह को बहुत हंसी आ रही थी। बेवकूफ लड़की, तुम्हारी मासूम हरकतें तुम्हारे शाह को बहुत बहकाती है और एक दिन तुम अपने शाह को इस तरह बहका कर अपनी जान का ही अजाब बनाओगे। वो मुस्कुरा कर सोचता हुआ घर से दूर अपनी एक बहुत बड़ी हसरत को पूरे करने जा रहा था। अब रोने का क्या फायदा? जब वक्त था तो ना तुम्हें अकल आई, ना तो हमारी बीवियों ने हमें समझाने की कोशिश की। हमने अपने भाई की बेवा और उसके यतीम बच्चों को उसके घर से रोता हुआ निकाला, तो आज खुदा ने हमें वही वापस पलट कर दिया है। तो आज फिर हमारा रोना किसी काम का नहीं है। हाँ भाई साहब, जुल्म तो हमने किया है और हद से ज्यादा किया है, जिसकी सजा अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छी तरह दी है। अब न जायदाद रही, न इज्जत रही, न शोहरत रही, न ही घर। दोनों भाई आपस में गले मिलकर रो पड़े। वसीम, मेरा ख्याल से हमें जाकर अपने भाई की बेवा और उसके यतीम बच्चों से माफी मांग लेनी चाहिए। जब तक वो हमें माफ नहीं करेंगे, हमारा रब भी हमें कभी माफ नहीं करेगा। खुदा ने कहा है कि जब तक जिसका तुमने दिल दिखाया है वो तुम्हें माफ नहीं करेगा, तो मैं भी तेरे लिए अपनी माफी के दरवाजे कभी नहीं खोलूंगा। अवैस शाह अपने भाई वसीम शाह को समझा रहा। मगर भाई साहब, आपको क्या लगता है कितनी आसानी से वो लोग हमें माफ कर देंगे? वसीम, हमें कोशिश तो करनी चाहिए। भाई साहब, आप कितनी बार शहर गए मगर वापस आ गए? आपने बताया नहीं कि क्या आपकी भाभी और रोमी से मुलाकात नहीं हुई, या उन्होंने हमें माफ करने से इनकार कर दिया? वसीम शाह ने अपने भाई अवैस शाह की तरफ जवाब तलब नजरों से देखा। अवैस शाह से कुछ बोला नहीं गया, मगर वक्त के अकड़े अकड़े हुए इंसान को वक्त ने ही इस तरह से तोड़ा था कि आंसू उसकी गालों से बह रहे थे। पापा, हम लोग कहाँ जाएंगे? महक रोती हुई अपने बाप के गले आकर लगी। बेटा, अल्लाह ताला की इतनी बड़ी जमीन है जहाँ पर हम जैसे गुनहगारों के लिए कोई ना कोई जगह तो होगी। महक के बाप ने रोती हुई बेटी को गले से लगा लिया। पास खड़ी दोनों की बीवियां रो रो के बेहाल हो रही थी, क्योंकि सारे ऐशो इशरत, ये ढाट, ये अनबन आन बान सब कुछ खत्म होने वाला था। एक भाई को तो तुम इसके गुनाहों की सजा खुदा ने उसे बे औलाद रखकर बहुत अच्छी तरह से दी थी। वसीम बे औलाद था। वसीम के पास औलाद नहीं थी और अवैस शाह की दो औलादें आसिम और महक थी। आसिम ने गांव की एक और चौधरी के बेटे के साथ मिलकर गांव की एक गरीब बेआसा लड़की की इज्जत को तार तार किया था। माँ बाप की गलत परवरिश और बाप के पैसों पर पलती हुई बिगड़ी औलाद ने किसी के बेटे की जिंदगी बर्बाद की। आसिम पर जब गांव वालों ने घेरा तंग किया तो वो अपनी जान बचाकर भाग कर कराची चला गया। इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी अपने बेटे को सही और गलत का फर्क नहीं समझाया गया, बल्कि उसे सपोर्ट देकर कराची में ही एडमिशन करवा दिया, जहाँ पर वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने लगा। मगर गांव के कुछ पास और लोगों ने इस गरीब किसान की मदद की और उसकी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आगे बढ़े। इस तरह केस लाहौर पुलिस के पास फाइल कर दिया गया, मगर आसिम कराची में था तो पुलिस ने की केस सिंध पुलिस के हवाले कर दिया और सिंध पुलिस ने बहुत जल्द आसिम शाह को अपनी कस्टडी में ले लिया और इस तरह बहुत अच्छी खातिर तवाज़ो की गई। इसलिए बहुत आसानी से इसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। अब तलाश इसके साथ ही लड़के की बचा रही थी। अवैस शाह ने अपनी जान लगा दी थी अपने बेटे को बचाने के लिए, मगर हर तरफ नाकामी का ही सामना करना पड़ा। अवैस शाह अपना सब कुछ बेच कर भी अपने बेटे को रिहा कराने में नाकाम रहा था।
एक रात वसीम शाह की और अवैस शाह की फैक्ट्री में आग के शोले भड़क उठे। अब वो शोले किसी भी साजिश का नतीजा थे या रोमी और उसकी मजबूर माँ की आंसुओं का सिला। ये तो रब ही बेहतर जानता था, मगर फैक्ट्री जलने से इनका सारा कारोबार तबाह हो गया। सब मशीनें जलकर काट कबाड़ का ढेर हो चुकी थी। लोग इनके साथ काम नहीं करना चाहते थे। काम करते भी कैसे? काम करने के लिए कुछ भी तो नहीं बचा। फैक्ट्री में कपड़े का स्टॉक जलकर खाक बन गया। कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया। अब आसिम शाह के केस पर लगाने के लिए और घर के अखराजात पूरे करने के लिए जमीनें बेचनी शुरू कर दी गई। आसिम शाह ने जो करतूत की थी, अब उसे उसकी माफी और रिहाई बिल्कुल नहीं मिली, और ना ही मिलनी थी, क्योंकि केस सिंध पुलिस के एक ईमानदार अफसर के हाथ में पहुंच गया था, जिसको अवैस शाह और वसीम शाह की जानिब से एक बहुत बड़ी रिश्वत ऑफर की गई। मगर जब बात नहीं बनी तो फिर सिफारिशें करवा दी। मगर जब देखा कि इससे भी कोई फायदा नहीं पहुंच रहा, अवैस शाह ने अपनी पहुंच के बलबूते पर पुलिस वाले के एक फैमिली मेंबर पर अटैक करवाया, जिसकी वजह से केस और भी पेचीदा हो गया। जो इंस्पेक्टर आसिम का केस हैंडल कर रहा था, पहले तो अपनी ईमानदारी की वजह से इस केस से पीछे नहीं हटना चाहता, मगर अब ये केस इसकी जिद बन चुका था। इसलिए आसिम की रिहाई का हर दरवाजा एक एक करके बंद करता जा रहा था, और इधर हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। अब नौबत यहाँ तक आन पहुंची थी कि घर की बड़ी हवेली की नीलामी हो रही थी। महक और आसिम का बाप इस वक्त एक बहुत बड़ी बीमारी से लड़ रहा था, जिसका इलाज बहुत महंगा और बहुत तवील था, मगर इनके पास इलाज के लिए पैसे तक नहीं थे। इनका आखिरी सरमाया इनकी हवेली, जिस पर वो कभी नाक बनकर बैठे हुए थे, और इस हवेली से मजलूम भाई के बेवा और यतीम बच्चों को रोते हुए निकाला था। आज वह हवेली किसी और के मलकियत बनने जा रही थी। सच कहते हैं, वक्त पलटते देर नहीं लगती। कल जो खुद को राजा महाराजा समझते थे, आज वो फकीर बनकर खड़े हुए अपने ही घर की नीलामी होते हुए अपनी रोती आंखों से देख रहे थे। बस एक साइन की दूरी रह गई थी। बिल महक बिल्कुल साकित बैठी थी। मिसाल बिल्कुल सूट बैठती थी। ਜਿਹੜੇ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਦਿਲ बर्बाद होंगे, आज किसी नू रवाया का लाभ रोणगे तशरी, जो तोड़ते हैं दूसरों का दिल, वो भी एक दिन बर्बाद होंगे। जो आज किसी को रुलाते हैं, कल वो वक्त के हाथों खुद रोएंगे। यहाँ पर शायर ने वाजे करके बताया कि किसी को रुलाने वाला खुद कभी सुकून से नहीं रह सकते। जिस तरह आज रोमियो के ताया चचा और महक आसिम इनकी बीवियां सब रोमियो और उसकी मजबूर माँ के आंसियों की कीमत चुका रहे थे। महक ने जो ऐशो इशरत देख कर अपने मामू के बेटे से शादी की थी, वहां पर उसकी रूप पैसा तो तुला मिला, मगर शौहर की नज़रों में वो इज्जत नहीं मिली जो बीवी को मिलनी चाहिए थी। ना कभी अपने शौहर की नज़रों में वो मोहब्बत देख सकी जो हमेशा रोमियो की आंखों में उसे अपने लिए नजर आती थी। दोनों की आपसी अनबन और नाम मिलते हुए मिजाजों की बिना पर शादी ज्यादा अरसे तक नहीं चल सकी। 6 महीने के बाद ही तलाक लेकर महक वापस अपने मैके आकर बैठ गई। महक के तलाक होने के बाद महक के ननियाल वालों ने भी ताल्लुकात काफी खराब हो चुके थे, इसलिए अभी लोग इनसे भी मदद नहीं मांग सकते थे। आज अवैस शाह अपनी हर गुनाह के लिए अपने रब के आगे शर्मिंदा था। इकलौती बेटी घर वापस आकर बैठ गई। बेटा जेल में सड़ रहा था, घर नीलाम हो रहा था, खुद एक खतरनाक बीमारी से लड़ रहा था। बेशक अल्लाह की लाठी बेआवाज है, जब पड़ती है तो बड़े बड़े तुर्रम खान भी सीधे हो जाते हैं। आज इनकी हालत देखकर सबको ये कहावत बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि मत पैसे के गरूर में किसी के साथ बुरा करो। कैसे कोई इतनी ही अजियत हो जितनी खुद के लिए बर्दाश्त कर सकते हो। आज वक्त के मारे हुए खड़े अपनी ही हवेली की नीलामी होते देख रहे थे। 500 करोड़ एक, 500 करोड़ दो, 600 करोड़, 600 करोड़ एक, 600 करोड़ दो, 600 करोड़ तीन, 650 करोड़, 600 करोड़ एक, 650 करोड़, 10 करोड़। नीलामी की इस बोली से तालियों की गूंज उठी थी, और नीलामी करने वाला माइक उठाकर खुशी से डील डन करने ही वाला था कि किसी की बढ़ती हुई नीलामी की रकम ने आवाज से उसे रोक दिया। 15 करोड़, 15 करोड़ एक, 15 करोड़ दो, 20 करोड़। नीलामी की इस रकम से अब कोई आवाज दोबारा नहीं उभरती। नीलामी में बैठे हुए लोग इतनी बड़ी रकम से आगे बोली नहीं बढ़ाना चाहते थे। 20 करोड़ एक, 20 करोड़ दो, 20 करोड़ तीन, और यह हवेली 20 करोड़ नीलामी में डन की जाती है। माइक वाले ने ऊंची आवाज में सबको आगाह करते हुए कहा, मुबारक हो दिलावर साहब, ये शानदार हवेली और इसके अंदर की खूबसूरत आसाइशी चीजें आपकी हुई। आप यहाँ पर साइन कर दें ताकि हम हवेली के पेपर्स आपके हवाले कर सकें। नहीं, साइन इस हवेली के मालिक खुद आकर करेंगे। तो सर, क्या आप मालिक नहीं? जी नहीं, बस 2 मिनट का टाइम दीजिए, वो अभी पहुंचते ही होंगे। जी आ गए हवेली के असल मालिक। मैं तो सिर्फ इनकी तरफ से बोली लगा रहा था, मालिक तो ये है। दिलावर खान हाथ का इशारा करते हुए अपनी नजरें बाहरी रास्ते की जानिब की। दिलावर खान के हाथ के इशारे की जानिब सबने ही देखा, जिनमें घर के मेंबरान
और नीलामी में आते हुए सब लोग भी शामिल थे। आने वाले की पर्सनालिटी देखकर सबकी नजरें अश अश कर उठे थे। इसके खूबसूरत पर्सनालिटी देखने वालों की नजरों पर अपनी एक छाप छोड़ रही थी। इसका गोरा रंग काले सूट में चौदहवीं के चांद के मानिंद चमक रहा था। ब्लैक कलर के ब्रांडेड कुर्ता शलवार पहने हुए, कांधों पर स्किन कलर की गर्म शॉल डालकर अकड़ी हुई मगरूर चाल से चलता हुआ आ रहा था। नजर सामने अपनी मंजिल पर मरकूज किए हुए था। शॉल को गले में डालकर इसके दोनों कॉर्नर सामने की तरफ लटके रहे थे, जिससे इसकी पर्सनालिटी और भी जाज़िब नजर लग रही थी। कुर्ते के बाजू फोल्ड किए हुए थे, जिससे इसके मर्दाना बाजू वाज़ेह नजर आ रहे थे। खूबसूरत कलाइयों पर गहरे मर्दाना बाल इसकी मर्दाना शख्सियत को और भी निखार रहे थे। इसने हाथ खूबसूरत ब्लैक एप्पल की रेस्ट वॉच पहनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि इस घड़ी की शोभे बढ़ रही है। पहनने वाले के हाथ में पकड़ा हुआ 15 प्रो मैक्स आईफोन, जैसे साफ जाहिर हो रहा था कि आने वाले के पास पैसे की कमी नहीं थी। पैरों में ब्रांडेड शूज पहने हुए थे, जिससे वो अपनी मर्दाना वजाहत के साथ चलता हुआ खूबसूरती के साथ साथ कदम बढ़ाता नीलामी के माइक स्टेज तक पहुंचा था। वो इस तरह से गुजर कर स्टेज तक पहुंचा था कि जैसे इर्द गिर्द कोई भी खड़ा ना हो। आंखों पर लगे हुए धूप में से बचने वाले चश्मे की वजह से इस शख्स की आंखों की गहराई को देखने से लोग कासिर थे। ये लीजिए सर, यहाँ पर साइन कर दें। इस आदमी ने फाइन आगे करते हुए पेन पकड़ा है। सर, आपको हवेली बहुत बहुत मुबारक हो। साइन होने के बाद अभी खूबसूरत 2 एकड़ रकबे में फैली हुई आलीशान हवेली रुमान शाह वल तबरेज शाह की हो चुकी थी। आज रुमान शाह और फ्रोमी उस हवेली का मालिक था, जहाँ से एक दिन उसे बेइज्जत करके इसी के हिस्से से दस्तबरदार करके निकाल दिया गया था। रुमान शाह को देखकर महक की आंखें फटी रह गई। जिस रोमियो को कभी उसने गरीब और घर का नौकर कहकर दुत्कारा था, आज वो रुमान शाह बनकर वापस लौटा तो महक का अपनी किस्मत पर रोने को दिल कर रहा था। खूबसूरती में तो वो कभी भी कम नहीं था, मगर वक्त, जवानी और पैसे ने उसे इस कदर निखार दिया था कि महक की नजर नहीं हट रही थी रुमान शाह से। ये रोमियो है ना? बेख्तियार महक की माँ के लबों से निकला। नहीं, रुमान शाह है। रोमियो वो था जिसकी हमारे पास खड़े होने की औकात नहीं थी, और ये रुमान शाह है जिसके पास खड़े होने की हमारी औकात नहीं। रुमान शाह का ताया बड़ी हसरत और फख्र की नजरों से रुमान शाह की जानिब देख रहा था। आपको पता था कि रोमियो इतना काबिल हो गया कि आप ये बात जानते थे? महक की माँ ने बड़े तजस्सुस भरी नजरों से देखते हुए महक के वालिद से पूछा। हाँ, पता था। फिर हमें क्यों नहीं बताया? जान कर तुम लोग क्या कर लेते? रोमियो और उसकी माँ से माफी मांग। मैंने बहुत कोशिश की थी, मगर हमारे माजी के गुनाह इतने ज्यादा थे कि रोमियो हमसे नहीं मिलना चाहता था। और जब भी आसिम के सिलसिले में कराची जाता था, हर बार रोमियो के ऑफिस जाके रोमियो से मिलने की कोशिश करता, मगर हर बार इसने मिलने से इनकार कर दिया था। तो ऐसे में मैं तुम लोगों को क्या बताता? महक का वालिद महक की माँ और बाकी सबको बता रहा। पापास ने तो हमारी तरफ नजर भरकर देखा भी नहीं। वो तो ऐसे ही गुजर के गया, जैसे हम लोग वहां पर नजर ही ना आए हो। महक और उसकी माँ बस शाह से शिकवा कर रही थी। बेटा, हम लोगों ने जो उनके साथ किया उसके बाद इसका ये ऐसा ही रिएक्ट बनता है। महक और उसकी माँ चुप हो गई, क्योंकि हकीकत यही थी जो अवैस शाह इनको दिखा रहा था। मेरे हाथ, तुम जल्दी से ये लहंगा और चोली ट्रायल रूम में जाकर चेक कर लो, ताकि घर जाकर कोई प्रॉब्लम ना आए। और यार, जल्दी चेक करना, हमें जल्दी घर पहुंचना है। और जाकर तुम्हारे मायों की तैयारी भी करनी है। अगर शाह आ गए तो वो बहुत नाराज होंगे हमारे इस तरह अकेला ड्राइवर के साथ आने पर। तुम्हें पता है, शाह को इस तरह ड्राइवर के साथ हमारा आना बिल्कुल पसंद नहीं है। मीरा व मीरा ड्राइवर के साथ मॉल आई हुई थी। वैसे तो अम्मी जान की इजाजत लेकर आई हुई थी, मगर रुमान शाह को ये पसंद नहीं था कि वो दोनों इस तरह अकेली ड्राइवर के साथ घूमते फिरे। इसलिए मीरा की तो अब बेड पे जान निकले हुए थे। भाभी, भाई ने रात को आना है, अभी इनके आने में बहुत टाइम है। मीरा को इतना घबरा कर तेज तेज बोलते हुए देख मरहा मीरा को तसल्ली दे रही थी। हालांकि सच तो यह था कि जान मरहा की खुद भी निकल रही थी डर के मारे। हाँ मिरहा, मुझे पता है, मगर हमें जल्दी ही घर पहुंचना है। अगर इनका फोन आ गया तो फिर क्या जवाब देंगे? हाँ भाभी, ये बात तो मैंने भी सोची नहीं। मेरी जान, अब सोच लो और मेहरबानी करके जल्दी से चेक करके वापस आओ। तब तक मैं तुम्हारी शादी के ड्रेस के साथ की बैंगल्स लेकर आती हूँ। मैं सिलेक्ट कर लूँ या तुम खुद आकर पसंद करोगी? मेरा अपने जाते हुए पलट कर पूछा। नहीं नहीं, आप खुद ही पसंद कर लेना, मैं तब तक ये ट्राई करके आती हूँ। मेरा अपना लहंगा और चोली लेकर ड्राइंग रूम के अंदर आ गई। मेरा मिरर के सामने खड़ी हुई नसीर को झुकाए बहुत गौर से अपना लहंगा देख रही थी, जिस पर बहुत ही खूबसूरत मोतियों के साथ छोटे छोटे नक्शी और कोरे के टुकड़े लगाकर काम किया हुआ था। रेड लहंगे पर गोल्डन काम बहुत ही उठ रहा था। मेरा ट्रायल रूम में आकर बहुत ही उदास सी होकर अपनी शादी वाला ड्रेस चेक कर रही थी, और पूरा ड्रेस पहनकर मिरर के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही थी, और रब से चेहरे से भी दुल्हन का लिबास पहने हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो अपने लहंगे के काम को देखने में इस कदर मगन थी कि उसे एहसास नहीं हुआ कि कोई कब इसके इतने पास आकर इसकी हर हरकत को नजरों से देख रहा था।
उसे एहसास तो इस वक्त हुआ जब किसी ने अपने मजबूत बाजू से उसे अपने घेरे में लेकर कसा था। आह चुप, मैं हूँ शामिर, पागल लड़की। मिरहा के डर से आंखें बाहर आने को थी। अगर शामिर वक्त पर इसके मुंह पर हाथ न रखता तो मिरहा ने पूरा मॉल इकट्ठा कर लेना था। मैम आप ठीक है? मिरहा के चीखने की आवाज़ से मॉल गर्ल बाहर खड़ी हुई मिरहा से मुखातिब होकर पूछ रही थी। मिरहा के मुंह पर शामिर ने अपना हाथ रखा हुआ था। मिरहा की पुश्त पर अपना सीना लगा है, एक हाथ इसके पेट पर बांध कर और दूसरा इसके मुंह पर रखे हुए खड़ा था। आवाज़ तो उसे कहो कि तुम ठीक हो। शामिर ने आहिस्ता से मिरहा के कान में सरगोशी की। मीरा ने हाथ पर हाथ रखकर इशारा किया कि हटाओगे तो कुछ कहूंगी ना। जल्दी बोलो और कहो, और इसको कहो यहाँ से जाए। आप यहाँ पर करने क्या आए? मेरी छोटी सी पुलिस इंस्पेक्टर, मेरी इन्वेस्टिगेशन बाद में कर लेना, पहले वो जो बाहर खड़ी इसको बोलो कि जाए। मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही, क्या मैं अंदर आऊँ? नहीं नहीं, आप जाए, मैं ठीक हूँ। मगर मैम आपकी चीख से तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप ठीक है। अब मैं कैसे बताऊं कि मैंने जिन देख लिया था। मिरा ने गुस्से से चेहरा पीछे की जानिब मुड़ते हुए शामिर की जानिब देखा, जो दांत निकालते हुए अपनी थोड़ी मिरहा के कांधे पर टिकाए हुए उसे अपनी बाहों के घेरे में लेकर खड़ा हुआ था। शर्म और डर से मिरहा की सांस अटकी हुई थी। चली गई है वो, अब बताएं आप यहाँ क्यों आए हैं? मिरा ने शामिर के बाहों से निकलने की के लिए अपनी कहानी को उसके पेट में मारा। उफ, जंगली लड़की, ये क्या कर रहे हो? इसकी पकड़ और मजबूत हुई थी। मैंने पूछा आप यहाँ क्यों आए हैं? अपनी बीवी को शादी के जोड़े में देखने का सबसे पहला हक इसके शौहर का होता है। बस वही हक आजमाने आए हो। आप में कोई शर्म है अभी है या नहीं? ऐसे कोई ट्रायल रूम में कपड़े चेंज करती हुई लड़की को देखता है? मेरा अपनी छोटी सी नाक को सिकोड़ कर और भी छोटा करके गुस्से से बोल रही थी। पहली बात कि तुम कोई लड़की नहीं हो, निकाह हो चुका है इस्लामी और कानूनी तौर पर तुम मेरी बीवी हो, इसलिए मुझे तुम्हें देखने की पूरी पूरी आज़ादी हासिल है। और दूसरी बात, लड़की में तुम्हारे चेंज करने के बाद आए हो, हालांकि दिल के तो यही इरादे थे कि अपनी बीवी को इसी हालत। कितने बेशर्म है आप। मीरा ने शर्म के मारे अपना हाथ शामिर के मुंह पर रखा। शामिर ने मेरे हाथ के गाल पर एक जोरदार किस की। क्या बदतमीजी! एसपी की जान से बदतमीजी नहीं, मुंह मीठा करना कहते हैं। आखिर यार आज तुम अपना शादी का ड्रेस लेकर जा रहे हो तो मुंह मीठा करना तो बनता है। और शरारती हो रहा था, सूट मेरा है तो मुंह मीठा आपका करवाना क्या बनता है? मेरा ने अपनी कम अक्ली और मासूमियत में ये जुमला बोला। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा मुंह मीठा करवा देता हूँ। अब मेरा को अपने जुमले की अहमियत तो पता चल चुकी थी, मगर अब वो कुछ नहीं सकता था, क्योंकि मुकाबले इसके लबों पर झुककर अपने लबों को सुकून पहुंचाने के लिए इसके नन्हे मुन्ने से लबों को अपनी कैद में ले गया था। अब मेरे हंस की गिरफ्त में सवाए तड़पने के और कुछ नहीं कर सकती थी। आप बहुत गंदे और बहुत बदतमीज है। शामिर इसके लबों पर गुस्ताखी करके पीछे हटा तो मिरहा ने गुस्से से इसके सीने पर हाथ रखकर पीछे करते हुए कहा। शामिर के लबों की सख्ती से मिरहा की आंखें नम हो गई। मेरी जान इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, तुमने खुद ही कहा कि ड्रेस तुम्हारा है तो मुंह भी मीठा तुम्हारा होना चाहिए। तो मैंने बस तुम्हारे हुक्म की तामील की है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, मुझे तो यही समझ आई थी। चलो एक काम करता हूँ, मैं अपनी केस वापस ले लेता हूँ और उसके लबों पर चुका प्लीज पीछे हटे। हाँ हाँ, ओके ओके, रिलैक्स हो जाओ, कुछ भी नहीं करता। शामिर मिरहा की हालत देखकर पीछे को होकर रहा था। आपको अंदर किसने आने दिया? आप कैसे अंदर आए? मिरहा ने हैरानगी से पूछा। मिरहा जी, शायद आपको याद नहीं कि आपके शौहर एक पुलिस वाला है जो हर काम जायज़ और नाजायज़ तरीके से करना चाहता है। और हाँ, और आप नाजायज़ तरीके से ही अंदर आए हो। नहीं, फिलहाल तो मैं अंदर ही भी जायज़ तरीके से आया हूँ और मॉल में आप लोगों के पास भी जायज़ तरीके से आया हूँ। प्लीज़ अब आप चले जाएं, भाभी चूड़ियाँ लेकर आती होंगी। नहीं, मैं तुम्हें शॉपिंग करवाने के लिए आया हूँ और डरो नहीं, अपनी और तुम्हारी माँ की इजाज़त तलब कर रखी है। मगर भाई ने सारी शॉपिंग करवा दी है मुझे। ये लहंगा चोली का कलर मुझे पसंद नहीं है, इसलिए बाहर चलो मेरी पसंद का, मेरे फेवरेट कलर का लहंगा लो और पैसे मैं खुद दूंगा। अपने भाई को बोलना कि अब अपने पैसे अपनी बीवी पर लुटाया करें। अपनी बीवी पर पैसे लुटाने के लिए इसका शौहर है। अब मैं जा रहा हूँ, तुम चेंज करके बाहर आओ। शामिर आहिस्ता से बोलता हुआ ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। मेरे हाँ को देखती रह गई थी कि बंदा कैसे और आया और कैसे गया। भाई आप कब आए? मीरब जो मरहा के वेडिंग ड्रेस की मैचिंग बैंगल्स लेकर वापस आ रही थी, अचानक अपने भाई को सामने देखकर खिलखिलाई थी। वो मुस्कुराते अपने भाई के गले मिली। कैसा है मेरा बच्चा? शामिर भी अपनी लाडली बहन को सामने देख खुशी से उसे अपने साथ लगाते हुए इसका हाल चाल पूछ रहा था। तुम तो बच्चे को भूल ही गई हो। शामिर ने हंसते हुए नाराजगी का इजहार किया। नहीं भाई, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? पर शाह का मूड खराब हो जाता है मेरे जाने का नाम सुनकर। मीरब के मुंह से फिसला था। मीरब को एहसास हो गया था शाह के बारे में भाई को बताकर इसने गलत कर दिया। कोई बात नहीं, 2 दिनों की बात है, इसके बाद जब खुद की बहन से दूर रहना पड़ेगा तभी सगड़ू को एहसास होगा कि किसी की बहन को दूर रखना कितना तकलीफ दे अमल होता है। शामिर शामिर का लहजा सख्त हो गया।
और साथ में माथे पर बेशुमार पल पड़ गए रुमान शाह का नाम सुन के। भाई आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे जाने से मना करते, बस अम्मी जान कहती है कि मेरे जाने से घर में रौनक नहीं होती। अम्मी जान की वजह से शाह मुझे रोकते हैं। वो अपनी बात को छुपाने के लिए एक नया झूठ बोल रही थी। आखिर मीरा अपने शाह की बुराई अपने भाई से कैसे कर सकती थी, जबकि उसे पता था कि एक शेर है तो दूसरा सवा शेर, एक ईंट है तो दूसरा पत्थर। तो ऐसे में मीरा कभी भी इन दोनों को आपस में तसादुम नहीं चाहती थी। क्या आप शादी के बाद मुझे मेरे घर नहीं आने देंगे? ट्रायल रूम से वापस आते हुए मिरहा शाहमीर और मीरा की बात सुनकर घबराई थी। नहीं मिरहा, भाई ने बस गुस्से से बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। मीरा ने दो कदम बढ़ाकर इसके दोनों हाथों से पकड़ के उसे खुद के पास किया था। नहीं, मुझे पता चल गया है कि जो सुलूक भाई आपके साथ करेंगे, ये भी मेरे साथ वैसा ही सुलूक करेंगे। मेरा शाहमीर की बात सुनकर काफी परेशान होकर घबराए होते। इसने शाहमीर की बात को सच में सच माना था। शादी के बाद तुम्हारा वो घर नहीं होगा, बल्कि मेरा घर ही तुम्हारा होगा। शाहमीर ने दो टोक अंदाज से कहा। तो फिर क्या आप मुझे अपने घर में कैद कर लेंगे, हमेशा के लिए? इसकी आंखें नम होने लगी। हाँ, अगर तुम्हारा भाई मेरी बहन को अपने घर में कैद करके रख सकता है तो पर तुम मुझसे भी यही उम्मीद रखना। इसका लहजा कहीं से भी मजाक वाला नहीं था। आप मुझसे शादी सिर्फ भाई से बदला लेने के लिए करें। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर तुम ऐसा ही समझो। शामिर का लहजा और तेवर दोनों ही खराब थे। मीरा हवन्नकों की तरह कभी अपने भाई और कभी मिर्हा की जानिब देख रही थी। भाई आप लोग बात को क्यों इतना बढ़ावा दे रहे हैं? बात इतनी बड़ी तो नहीं तो जितनी बड़ी आप लोगों ने बना दी है। भाई मुझे चाहने आने से मना नहीं किया, मैं आपको बता चुकी हूँ। मीरा को अपने अल्फाजों पर ही गुस्सा आ रहा था। किसने क्यों अपने भाई से शाह के बारे में कहा? मिरहा, शाह का फोन आ रहा है क्या? मीरब जो अपना फोन मिरहा के आगे करके नंबर दिखा रही थी। मिरहा के चौंकने से मीरब के हाथ से फोन जमीन पर गिर गया और फोन की स्क्रीन टूट गई और फोन ऑफ हो गया। फोन बंद हो चुका था। मीरब उसे बार बार ऑन करने की कोशिश कर रही थी। शाह के डर से घबराए हुए मीरब के चेहरे के जाविर शाहमीर बहुत गौर से देख रहा था। क्या हो गया, ये ऑन क्यों नहीं हो रहा? शाह समझेंगे कि मैंने खुद फोन ऑफ किया। मेरा फोन ऑन करते हुए साथ में मन कर रहे थे। भाई, भाभी, भाई का फोन मेरे नंबर पर आ रहा है। मेरे ने रिंग की आवाज पर अपने फोन को हैंडबैग से निकाल कर देखा था। फोन स्क्रीन पर जगमगाता हो भाई देखकर मिरहा के कदमों तले जान निकली थी। नंबर देखते ही फोन मीरब के आगे कर दे। मिरहा प्लीज तुम बात कर लो ना, बात। मीरब में घबराते हुए फोन हाथ से मीरब की जानिब किया। भाभी, मैं भाई से क्या कहूंगी कि हम कहाँ हैं? क्या हो गया? अगर रोमान शाह का फोन है तो उठाओ, कहा थोड़ी जाएगा। शामिर ने मिरहा और मीरब को के डरे हुए चेहरे देखकर कहा। मिरहा ने कहा था ना, मिरहा, मैंने कहा था ना, जल्दी करो। हम लोग अगर यहाँ से जल्दी निकल जाते हैं तो अब तक हम लोग घर पहुंच जाते। मीरा ने बिना शामिर के बात का जवाब दिया। मिरहा का हाथ पकड़ लिया। मिरहा, जल्दी चलो, जल्दी करो। मीरा के सामने रमान शाह की कहा जाने वाली नजरें थी। चलो अब जल्दी चलो। मिरहा का हाथ पकड़कर घसीटने वाले अंदाज के साथ ले जा रही थी। मेरा बेटा, क्या हो गया? क्यों इतनी घबराई हो? तुम फोन उठाओ और रमान शाह को बोलो कि तुम मॉल में हो और मैं हूँ तुम लोगों के साथ। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। शामिर तेज कदमों से चलता हुआ पास आया। आपको भाई का नहीं पता, मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने सब कुछ खरीद लिया है, फिर भी आपने जबरदस्ती इतना कुछ लेकर दिया है। खामखा में इतना टाइम वेस्ट हो गया। मेरे साथ गुजारे वक्त को तुम वेस्ट होना कहती हो? शामिर का लहजा सर्द हुआ। मेरा मीरब के साथ भागती हुई चली जा रही थी। मेरी बात का जवाब दो, मेरे साथ गुजरा हुआ वक्त तुम्हें वेस्ट होना लगता है? मिरहा की बात शामिर को बहुत बुरी लगी। हाँ, जो आपने हमारा टाइम वेस्ट ही किया है। गुड, वेरी गुड। तो ठीक है, अब हमारी मुलाकात रुखसती के बाद ही होगी और तब तक तुम रहो अपने भाई की मलकियत बनकर। शामिर बेहद गुस्से से मिरहा की जानिब देख रहा था। भाई प्लीज, शामिर ने हाथ के इशारे से मीरब को चुप रहने का। बेटा, अगर आप अपने शौहर से इतना खौफजदा होती हैं और डरती हैं तो जरा अपने नंद को भी बताया करें कि शौहर की वैल्यू क्या होती है। शामिर मिरहा की जानिब देखते हुए बहुत सख्त नजरों से देख कर तंज कर रहा था। मीरब का तो इस वक्त खुद का दिमाग काम नहीं करता। वो किसी से क्या कहती? मैं तुम दोनों को घर ड्रॉप कर देता हूँ। शामिर ने इस बार मिरहा की जानिब देखा भी नहीं था। शामिर ने मीरा और मिरहा को दिल खोल कर शॉपिंग करवाई थी। और यार, मेरा वेडिंग ड्रेस वाला बैग तो अंदर ही रह गया। मीरा मीरब से भी ज्यादा घबराई हुई थी। भाभी, भाई का फोन फिर से आ रहा है। मेरा अपने फोन पर रुमान शाह का नंबर देख रही थी। आधे यार, क्या हो गया तुम लोगों को? रुमान शाह ना हो गया कोई तोप चीज हो गया जो फोन से निकलकर तुम लोगों को फायर मार देगा। लहजा बेहद गुस्से वाला। आधे किस कदर डरा के रखा है तुम दोनों को इसने? शामिर का मूड सख्त खराब हो गया। डरा कर नहीं रखा, भाई हमारी केयर करते हैं, इनको हमारी फिक्र होती है, इसलिए हमें घर से अकेला नहीं निकलने देते। मेरा ने फौरन से अपने भाई की तरफ तारी की। जी, मुझे पता है कि आपके भाई बहुत केयरिंग है। शामिर ने साथ में चलते हुए घूर कर कहा था। मेरा ने शामिर के तेवर देखकर नजरें झुका ली। शामिर गुस्से से बोलता वापस में लौट जाकर मिरहा का वेडिंग सूट लेकर आया, जो रुमान शाह के फोन की बड़बड़ाहट से मॉल में ही भूल गई थी।
वो बिगड़े हुए तेवर लिए वेडिंग सूट वाले बैग को गुस्से से मिरहा के हाथ में थमाते हुए आंख इनको आंख के इशारे से गाड़ी की तरफ आने को कहा। अपने भाई का गुस्से वाला मूड देखकर मीरा भी गाड़ी में खामोशी से बैठी हुई थी और मिरहा को तो ये समझ नहीं आ रहा था किसके हाथ पांव अपने भाई के डर से फूले हुए इस अकड़ू एसीपी को देखकर। रास्ता बहुत खामोशी से कट रहा था कि रुमान शाह का फिर से फोन आया। भाभी प्लीज फोन उठा ले, भाई बार बार फोन कर रहे हैं। मिरहा ने फोन मीरब के आगे करते हुए कहा। मीरब ने बड़ी मुश्किल से फोन को कांपते हाथों से अपने कान को लगाया क्योंकि कोई चारा नहीं था। मीरब अस्सलाम वालेकुम। रोमांचा व्हाट द हेल इज दिस? फोन क्यों नहीं उठा रही हो? रोमान शाह की दाड़ ने मीरब के दिल तक को दिला कर रख दिया था। चचा, मेरा फोन टूट गया था इसलिए नन्ना नहीं उठाया, लफ्जों को तोड़ते हुए बोली। और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अंदाज आप पे वही था। तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मीरब की जानिब से जवाब ना पाकर रोमान शाह का गुसीला लहजा और गुसीली आवाज मीरब के कानों में जहर घोल रही थी। शाह बैल बंद थी, पता नहीं चला। मीरब ने एक और झूठ बोला, बस मुझे ये बताओ कि तुम दोनों जिंदा भी हो या मर चुके हो? रोमान शाह का कटीला लहजा सुनकर अब मीरब का दिल तो यही कर रहा था कि वो कहती पहले तो जिंदा थी मगर अब जरूर मर जाऊंगी इसके गुस्से से। मगर डर कर कुछ बोली सिर्फ सोच कर रह गई। मेरा अब तुम कहाँ हो लहजा एकदम से स्पॉट हुआ। मामा मैं हाँ तुम, वो अटक अटक कर बोली थी। मैं अपने कमरे में हूँ। और मेरा कहाँ है? वो अपने रूम में स्टडी कर रही है। मेरा अपने बहुत कॉन्फिडेंट से जवाब दिया। अम्मी जान कहाँ है और क्या कर रही? वो तस्बीह कर रही है। गुड। तुम सच में कमरे में हो? जी शाह। शाह आप रात तक पहुंच जाएंगे? हाँ पहुंच जाऊंगा। शायद जल्दी पहुंच जाएगा, आपके बिना घर अच्छा नहीं लग रहा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे आने के बाद भी अच्छा नहीं लगे। जी कुछ नहीं, अल्लाह हाफिज, रात को मिलते हैं। जी। मेरे अब झूठ पर झूठ बोले जा रहे। शाह मेरे फ्रंट शीशे से उसे गुस्से से देख रहा। मेरा बेटा यह क्या था? सॉरी भाई, अगर सच बताती तो शाह बहुत गुस्सा करते। गुस्से से बचने के लिए झूठ बोलना कोई हल नहीं है। शामिर गाड़ी के स्टीयरिंग पर नसें जमा कर बैठा था। शामिर दोनों को मेन गेट के सामने ही छोड़कर चला गया। शामिर मीरब से तो मिला था मगर मिरहा की नाराजगी अपने दिल में लिए हुए वापस चला गया। इसने जाते हुए मिरहा से कोई बात नहीं की। तो मेरे प्यारे, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं पर नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।